फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2। आज हमारा टॉपिक है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। हमें पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमारे देश में ब्रिटिश कैसे आए, उन्होंने कैसे अपनी पावर को असर्टिंग करना शुरू किया। हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे। पहले तो हमारे पास क्या करने, ट्रेड करने आए थे। अब हमारे यहाँ वो अपना सत्ता जमाने लगे, अपना राज्य करने की कोशिश करने लगे, अपना राज्य बनाने की कोशिश करने लगे। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 750 to 4 मई 799, ऑल्सो नाउन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। was the ruler of kingdom of Mysore from 782 to 799 and a scholar, soldier and a poet। टीपू सुल्तान एक ऐसी शख्सियत थी जो बहुत वीर शख्सियत थी। उन्होंने 782 से लेकर के 799 तक मैसूर पर राज किया। वो एक स्कॉलर भी थे, एक सोल्जर भी थे और एक पोएट भी थे। Tipu was the eldest son of Sultan Hyder Ali of Mysore and by Fatima Fakhr Nisa, a daughter of Mir Muinuddin, governor of Kadapa। अब टीपू सुल्तान की यहाँ पे थोड़ी बायोग्राफी दी गई है। टीपू सुल्तान जो थे वो एल्डेस्ट सन थे सुल्तान हैदर अली के, और उनकी जो वाइफ थी फतिमा फाखुर, वो डॉटर थी मीर मुइनुद्दीन दिन के, जो गवर्नर हैं कदप्पा के। टीपू प्रमोटेड अ वाइडस्प्रेड यूज ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज इन साउदर्न इंडिया। टीपू सुल्तान ने साउथ इंडिया में हिंदुस्तानी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया। टीपू इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू coinage, new Malodi Lansar calendar and the new land revenue system and the initiative growth of Mysore silk industry। उन्होंने बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया। वो मलोदी इंस्टीट्यूट को लेके आए, मलोदी और कैलेंडर को लेके आए, मलोदी इंसुलर कैलेंडर को, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया। और अब मैसूर की जो सिल्क इंडस्ट्री थी उनको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। Tipu expanded the iron-cased Masurian rockets, which deployed in his resistance against British military advance of British। टीपू सुल्तान ने आयरन केस्ड मैकेसियन रॉकेट्स को बढ़ावा दिया, डिप्लॉयड इन हिज रेजिस्टेंस, अपनी सेना में शामिल किया, क्योंकि ब्रिटिश के पास तो बहुत आधुनिक हथियार थे, तो उनके पास भी इन्होंने इस रॉकेट को अपनी सेना में, अपने डिप्लॉयमेंट में शामिल किया अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ही रिमेन्ड एन इनअटेकेबल एनिमी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी कंपनी, ब्रिंगिंग देम टू रिन्यूड क्लम्पिंग विद एन अटैक ऑन द ब्रिटिश एलाइड टाउन कवरिंग 789। अब इसको थोड़ा समझिए। ही रिमेन्ड एन implacable enemy of the British in East India Company, bringing them to renewed the conflict with an attack of British allied Travancore in 1789। In the Third Anglo-Mysore War, Anglo-Mysore War का मतलब है ब्रिटिश और मैसूर यानी कि टीपू सुल्तान में जो लड़ाई हुई, Tipu was forced into humiliating treaty, losing a number of previously conquered territories, including Malabar and Mangalore। ये थर्ड एंग्लो-मैसूर वार हुई, उसमें टीपू सुल्तान ने बहुत सारी टेरिटरी गंवा दी। बहुत सारी जो कॉन्क्यूर्ड उनकी टेरिटरी थी, मतलब मजबूत टेरिटरी माना जाता था टीपू सुल्तान की, उन्होंने वो गंवा दी। उसमें से कुछ मालाबार एंड मैंगलोर भी थी। इन द फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर, the combined force of the British East India Company and the Nizam of Hyderabad defeated Tipu and killed on 4 May 799 while defending his fort of Sriganpatna। A fourth Anglo
मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की हार हो गई। ये हार किसने मिलके की? ब्रिटिश इंडिया और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने मिलके, और उनको 4 मई 1799 में मार दिया गया। वो मर गए अपने फोर्ट को डिफेंड करते करते श्रीरंगपट्टना में। वॉर विथ मराठास। अब धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि एक एक किंगडम को ब्रिटिश हरा रहे हैं और अपनी टेरिटरी बढ़ा रहे हैं। पहले बंगाल को हराया, अब मैसूर को हराया, अब मराठा के साथ लड़ रहे हैं। वो देखिए क्या वो मराठा में। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775-1782 was the first of the 3 Anglo-Maratha wars fought between British and East India Company and Maratha Empire in India. The war began with a treaty of Surat and ended with the treaty of Saibai. अब मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाइयाँ होती हैं। पहली 3 लड़ाई लड़ी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में। ये जो वॉर है वो शुरुआत हुई सूरत में और एंड हुई साईबाई में। द बैटल ऑफ दिल्ली टुक प्लेस ऑन 11 सितंबर 1803 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर जनरल लेक एंड मराठा सिंह सेना आर्मी अंडर जनरल लुइस ब्रोकियन। जो दिल्ली में जो लड़ाई हुई 11 सितंबर 1803 को, वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी। ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे वो जनरल लेक के अंदर थे एंड मराठा स्कीन इंडिया आर्मी अंडर जनरल लुइस बोरकिन। ठीक है। द बैटल वॉज फोर्ट एट पटपरगंज राइट अक्रॉस द यमुना रिवर फ्रॉम हुमायूं टॉम, ऑल्सो गिविंग बैटल इट्स लोकल नेम। एक बैटल लड़ी गई पटपरगंज के पास अक्रॉस यमुना रिवर हुमायूं टॉम के पास, ऑल्सो गिविंग द बैटल इट्स लोकल नेम। अब द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। The Third Anglo-Maratha War 1817 and 1888 was the final and decisive conflict between Maratha and East India Company. The war left the company in control most of the India. It began with the invasion of Maratha territory by 11/11/1040 British East India Company troops. अब यहाँ पे मराठा की हार हो जाती है, जो थर्ड बैटल होती है वो। अब देखिए बंगाल को भी इन्होंने अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया, इन्होंने मैसूर को भी अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया, इन्होंने मराठा को भी अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। तो भारत का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा पार्ट इन्होंने ले लिया, कैप्चर कर लिया। अब द क्लेम ऑफ पैरामाउंटिसी। ठीक है। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल from 1813 to 1823 a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority to paramount or supreme, hence its power was greater than other state. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपनी ने क्लेम किया कि हमारी अथॉरिटी सबसे सुप्रीम है, हम ही सबसे ताकतवर हैं, यहाँ पे हम भारत की रक्षा कर रहे हैं, हम ही ताकतवर है, हमारे पास आर्मी है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारी पावर इन स्टेट्स से ज़्यादा होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वाज जस्टिफाई इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जस्टिफाई किया, इट वाज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग एनेक्स एनी किंगडम। This process, however, did not go unchallenged. ठीक है। For example, when British tried to annex a small state of Kittur, Rani Chennamma took arm and led anti-British movement. She arrested in 1824 and died in Persia in 1829. But Rayana, a poor chowkidar in Sanguli in Kittur,
carried his resistance with popular support of destroyed many British camp and records. He was caught and hanged by British in 1830. अब उन्होंने कैसा एक रूल बनाया कि उन्होंने कहा कि हमारी पावर इंडियन स्टेट से ज़्यादा होगी, तो और जब भी हम अगर किसी इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना चाहेंगे, किसी को हथियाना चाहेंगे, तो उसमें कोई हमारी दिक्कत नहीं होगी, हम लोग कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने, इतना उनकी पावर हो गई थी, क्योंकि अब भारत में लड़ने वाला अब बहुत भारत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने मराठा को हरा दिया, टीपू सुल्तान को हरा दिया, बंगाल के नवाबों को हरा दिया। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, छोटा सा एक स्टेट था कित्तूर, उसको ये लोग एनेक्स करने गए, हथियाने गए। रानी चन्नम्मा थी वहाँ की रानी, उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया, लड़ाई की, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया और वो जेल में मर गई। लेकिन वहाँ पे एक पूरा चौकीदार थे, उन्होंने रेजिस्टेंस को जारी रखा। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को, लेकिन अंत में वो भी फांसी पर लटका दिए गए। In late 1830s, the company became worried about Russia. रशिया से कंपनी worried थी. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northwest. They fought prolonged war Afghanistan between 18 and Sindh was taken in 18. अब उनको क्या लगा ब्रिटिश वालों को, कहीं रशिया इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इंटर ना कर जाए, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान, सिंध, ये सब राज्य थे, उन्होंने वहाँ पे लड़ाई करके वो क्षेत्र भी हथिया लिया। अब वो क्षेत्र ब्रिटिश का हो गया, तो अगर वहाँ से रशिया वाले आते तो वो लोग उनसे साथ लड़ाई कर सकते थे। लेकिन अगर सोचो वो लोग वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में नहीं रहते, तो फिर रशिया घुस जाती इंडिया के अंदर और शायद स्थिति कुछ और रहती। Two prolonged wars were fought with Sikh kingdom in 1849. पंजाब was annexed, पंजाब को उन्होंने होते हैं हथियाला 1849 में, ठीक है। अब इतना किसको हरा दिया, बंगाल के नवाबों को, टीपू सुल्तान को, मराठा एम्पायर को, कित्तूर की रानी को, अफ़गानिस्तान को हथिया लिया, सिंध को हथिया लिया, पंजाब को हथिया लिया। मतलब धीरे धीरे कर करके हमारे पूरे देश को ये लोग अपने अंदर ले रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक नया रूल है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एनेक्शन पॉलिसी प्रोडक्टली डिवाइस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक रूल था जो भारत के राज्यों को हथियाने के लिए यूज़ किया गया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कब हुआ, लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल था। तो इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन अ प्रिंसली स्टेट टेरिटरी अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ पैरामेंटेसी of the British India Company. The dominant imperial power in the subcontinent was the vassal state under the British subsidiary system. Would automatically be annexed if the ruler was either manifestly incompetent or died with direct heir. ठीक है, इसमें है according to the doctrine any peninsular state or territory under direct influence of paramountcy, कोई भी लार्ज टेरिटरी है जो अंग्रेजों से कमज़ोर है, पैरामेंटेसी के अंदर आती है। द डोमिनेंट इम्पीरियल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट वाज वैसल स्टेट अंडर ब्रिटिश सब्सिडियरी सिस्टम के अंदर आ जाती है वो स्टेट। वुड ऑटोमेटिकली बी एनेक्स्ड इफ द रूलर वाज आइदर मैनिफेस्टली इनकम्पेटेंट और डाइड विदाउट अ डायरेक्ट हेयर। उस राज्य को एनेक्स किया जाएगा जिसके राजा मैनिफेस्टी हैं, इनकमेंट हैं, डायड भी बिना डायरेक्ट हेयर, ऐसा उनका रूल था। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स बाय एनेक्शन पॉलिसी प्रोपोल्ड बाय डिवाइस ऑफ लॉर्ड डलहौजी हु वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी बिटवीन 1848 एंड 1856। अब ये अपडेट याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी कहाँ कब से कब तक था इंडिया का गवर्नर जनरल। The later supplemented long established right on Indian sovereignty without her choice to succession. In addition, British decided for essential rural community in a doctrine and
एप्लीकेशन आर वाइडली रिगार्ड्स बाय इंडियंस। अब इसमें क्या था कि अगर राजा का कोई बेटा नहीं है, उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके उन्होंने सतपुरा को ले लिया, एनेक्स कर लिया, जतपुरा को ले लिया, सलामपुर को, नागपुर को, झांसी को, तंजौर को, अर्कोट को, अवध को। पूरा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रूल की वजह से इतने सारे स्टेट ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ गए। ठीक है, झांसी का आपको याद होगा, झांसी के गंगाधर राव थे पति, वो मर गए, उनके दत्तक पुत्र थे, उनको अंग्रेजों स्वीकार नहीं किया और झांसी को उन पे उन्होंने अटैक किया। लेकिन झांसी के आएंगे तो आपको सबको पता है कितनी वीर थी, उन्होंने लड़ा, लेकिन तब भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गई। द कंपनी एडिड अबाउट 4 million pounds sterling its annual revenue system by use of doctrine। 4 million pounds sterling to its annual revenue आ गए उनके पास। यहाँ पे दिया गया है मैप में इंडिया इन 1765 और इंडिया इन 1805। ब्रिटिश टेरिटरी देखा होगा आपने कितनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है ब्रिटिश टेरिटरी। सब्सिडियरी अलायंस। अब ये एक और रूल है, एक तो प्राउमेंटेसी वाला रूल, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक और रूल पढ़िए। द डॉक्ट्रिन ऑफ subsidiary alliance was introduced by Marcus Wellesley, British Governor General from India 1798 to 1805। ठीक है, गवर्नर जनरल थे हमारे मार्क्यूस वेल्सेली, उन्होंने ये सब्सिडियरी अलायंस का बनाया था। अर्ली इन द गवर्नरशिप ऑफ वेल्सेली अडॉप्ट अ पॉलिसी नॉन इंटरवेंशन पेनिnsula state, but he later adopted the policy from forming subsidiary alliance। The policy was to play major role in British expansion in India। ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी रूल, वो उन्होंने इस रूल ने बहुत हेल्प किया एक्सपैंड होने के लिए, मराठा उसको ब्रिटिश एम्पायर को बहुत हेल्प किया एक्सपैंड होने के लिए। अब इसके प्रिंसिपल क्या थे सब्सिडियरी अलायंस के, ये जो जितने पॉइंट्स दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंडियन रूलर एंटरिंग into subsidiary alliance with the British had to expect British forces within his territory also pay agreed their foreign maintenance। अब उन्होंने क्या किया, मतलब ज़बरदस्ती की बात थी। कोई भी इंडिया का राजा अपनी फोर्स नहीं रख सकता, उसकी राज्य की रक्षा कौन करेगा, ब्रिटिश सेना करेगी, और उस सेना के लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए। द रूलर वुड एक्सपेक्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन इंडिया, और वो जो राज्य है उसको ब्रिटिश रेजिडेंट बोला जाएगा। एन इंडियन रूलर हु एंटर इनटू सब्सिडियरी अलायंस वुड नॉट एंटर एनी फर्दर अलायंस with any power nor would declare war against any power without permission of the British। और वो जो राज्य है वो जो सारा काम करेगा वो ब्रिटिश से पूछ के ही करेगा। ठीक है, उसको सेना को कहाँ यूज़ करना है, क्या करना है उसको सेना को, वो ब्रिटिश से पूछना पड़ेगा। किसी भी और अलायंस में आप जुड़ नहीं सकते, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस थी। The ruler would not employ any Europeans other than British, and if they were already doing so, he would dismiss them। और आप कोई भी अगर एक बार राज्य सब्सिडियरी अलायंस में आ गया तो और किसी यूरोपियन कंट्री को आप इसमें नहीं जा सकते, किसी के साथ सब्सिडियरी अलायंस नहीं कर सकते। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर स्टेट वी वुड एग्री रिजॉल्यूशन डिसाइड अपॉन ब्रिटिश। ठीक है, In case of conflict with any other state, he would agree decide upon British। ठीक है, अगर कोई भी दूसरा राज्य आपके राज्य पे हमला करेगा या फिर रिवॉल्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, ये तो बोल दिया जाता था। In return for the ruler expecting his condition, its company undertook the protect the state external damage and interior disorder। ठीक है, ये भी था कि हम आपकी रक्षा करेंगे भाई, मतलब हमारे राजा हैं, लेकिन हमारे राजा
बस कहने के लिए राजा हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब चीज़ तो ब्रिटिश ही कर रहे हैं। उनकी सेना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, सब तो राजा तो कहने के लिए बस हमारे राजा हैं, बाकी राजा तो वहीं थे। If the Indian ruler failed to make the payment required by the alliance, then part of their territory taken away as a penalty. कितने चालाक आदमी। अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे पाए इंडियन रूलर्स, तो वो किंगडम या फिर स्टेट एज अ पेनल्टी ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। ये था पूरा सब्सिडी अलायंस का कहानी। कैसे कैसे देखो, सबसे पहले बंगाल से शुरुआत हुई, टीपू सुल्तान, रानी चिन्नम्मा, किटूर, मराठा एम्पायर को हराया इन लोगों ने। और उसके बाद इन लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला, क्लेम टू प्रोमिनेंसी निकाला, कमज़ोर राज्य को ये लोग छीनने लगे, जिसका कोई वारिस नहीं है उसको भी छीनने लगे। और ये सब्सिडी अलायंस, जो बाकी बचे स्टेट्स थे ना, जो अंग्रेज़ों से बचे हुए थे, इन्होंने तो वॉर करके एक तो जीत लिया, ठीक है, रानी चिन्नम्मा और मराठा और बंगालों को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कुछ स्टेट इन्होंने, अब तब भी इनका पेट नहीं भरा, इन्होंने सब्सिडी अलायंस लाया, उसको हर इंडियन स्टेट पे लागू किया। अब वैसे ही भारत की इतनी हालात ख़राब हैं, कैसे दे पाएंगे पैसा, ऐसे सब पूरा आ गया ब्रिटिश के अंदर। तो अगला पार्ट 3 होगा, मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।